हेलो एवरीवन। सो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इस वीडियो में। सो वी विल बी स्टडीइंग फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड द फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सो एक्चुअली बुक्स में कॉमनली आप लोगों को रेगुलेशन पहले दे रखा होता है, फेजेस बाद में। सो नोट्स मैंने उसी तरह से बनाए हैं, बट हम पढ़ेंगे पहले फेजेस ताकि हमारे लिए रेगुलेशन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन से स्टार्ट करते हैं। So basically, there are four phases of gastric secretion. Okay. So what are they? Cephalic phase, gastric phase, intestinal phase, and interdigestive phase. Okay. You have to learn these phases in sequence. Cephalic phase, gastric phase, intestinal phase, and interdigestive phase. Okay. So first is our cephalic phase. तो सिफालिक फेज में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है बाय स्टिमुलाई। स्टिमुलस की वजह से गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है। अब वो स्टिमुलस जो होता है वो हेड रीजन से अराइज होता है। वो स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है? या तो वो साइट हो सकता है, या स्मेल ऑफ द फूड, या थॉट ऑफ द फूड, या फिर फूड जो है माउथ में प्रेजेंट है, इस वजह से भी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हो सकती है। फूड माउथ में प्रेजेंट है तो सलाइवरी जूस की तो होगी ही होगी, बट साथ में गैस्ट्रिक जूस की भी सिक्रीशन हो सकती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन के लिए क्या क्या स्टिमुलस हो गए? साइट, स्मेल या थॉट ऑफ द फूड, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ। तो ये होता है सेफालिक फेज में। अब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो अगर फूड स्टमक में नहीं है तो भी उस टाइम पे भी होती है इन सेफालिक फेज। ओके, गैस्ट्रिक जूस जो सेफालिक फेज में सिक्रीट होता है उसे हम एपेटाइट जूस बोलते हैं, बिकॉज इट इज बिल्डिंग योर एपेटाइट, राइट? तो इसलिए हम उसे एपेटाइट जूस बोलते हैं। एंड टोटल 100% गैस्ट्रिक जूस में से 30% ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज secreted in your cephalic phase, and the gastric juice that is secreted is rich in enzymes and hydrochloric acid. अब जो सेफालिक फेज है उसकी रेगुलेशन नर्वस सिस्टम से होती है। हॉर्मोन्स नहीं रेगुलेट करते हैं सेफालिक फेज को, ये याद रखना। तो क्वेश्चन आ सकता है that which phase is not regulated by hormones, so you have to say that the cephalic phase is not controlled by hormones, only nervous system regulation is there. Now nervous system regulation दो तरीके के हो सकते हैं, या तो conditioned या unconditioned। ठीक है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स यानी कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स। तो अगर मुंह फूड जो है, ये कब होता है? जब फूड जो है माउथ में प्रेजेंट हो, हमने फूड खाया हमारे माउथ में अभी, पर इनबॉर्न रिफ्लेक्स होगा ये हमारा, बाय बर्थ ही हमारे अंदर रिफ्लेक्स है कि जब खाना मुंह में है तो ऑब्वियसली वो पेट में आएगा। तो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमें कैसे होता है सीक्वेंस देख लेते हैं ध्यान से। So there is presence of food in the mouth which stimulates the taste buds and other receptors in the mouth. तो taste buds stimulate हो जाते हैं फूड की वजह से। उसकी वजह से sensory impulses माउथ से जाती हैं to the afferent nerve fibers और glossopharyngeal and facial nerve। और ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व से वो जाती है एमिगडाला एंड एपेटाइट सेंटर में इन द हाइपोथैलेमस। फिर एमिगडाला और एपेटाइट सेंटर से वो इफेरेंट नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो आती है थ्रू डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड वेगल इफरेंट नर्व फाइबर्स। तो और फिर वो आके स्टमक की वॉल में एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करती है, एंड एसिटाइल कोलिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टिमुलेट करती है। तो इसको इजीली समझते हैं। सबसे पहले सेंसरी इंपल्सेस जो है हमारे माउथ से आती है, क्यों? क्योंकि फूड की वजह से टेस्ट बड्स जो है और अदर रिसेप्टर्स वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये सेंसरी इम्पल्सेस जो होती हैं ये एफेरेंट नर्व फाइबर्स, एफेरेंट नर्व फाइबर्स कौन से होते हैं? नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे वैसे, बट एफेरेंट नर्व फाइबर्स आर दोज which carry the impulses towards the brain, and efferent one with the e are those which carry the impulses from the brain. Okay, so afferent nerve impulses जो होते हैं, afferent nerve fibers जो होते हैं वो impulses, ये sensory impulses लेके जा रहे होते हैं। afferent nerve fibers कौन सी नर्व की? ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व के। वो लेके जाते हैं एमिगडाला एंड एपेटाइट सेंटर में हाइपोथैलेमस में। एमिगडाला एंड एपेटाइट सेंटर जो होते हैं वो इफेरेंट नर्व इम्पल्सेस भेजते हैं थ्रू डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड वेगल इफेरेंट नर्व फाइबर्स, और वो एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करते हैं। एसिटाइल कोलिन जो है वॉल ऑफ स्टमक में सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, नाउ कम्स कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स जो होता है हम एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो साइट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, थॉट ऑफ द फूड और इवन हियरिंग अबाउट फूड कैन कॉज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन आवर स्टमक। और ये प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो है वो हमारे को स्टिमुलेट होता है।
लाइक घर में आपको मम्मा बोल रही हैं अगर खाना लग गया है, so that even hearing about food, that okay now I have to eat, your brain has been conditioned that way experiences की वजह से पहले कि अब खाना लग चुका है, so now the food will be entering in your stomach, your brain knows that. तो उस वजह से वो गैस्ट्रिक जूस पहले ही सिक्रीट कर देता है इन द सेफेलिक फेज. ओके, दैट इज अ कंडीशन रिफ्लेक्स. तो इसमें क्या सीक्वेंस होता है, इम्पल्सेस जो है, जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आई, ईयर या नोज, वहां से एफरेंट फाइबर्स के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है. अब अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो सिर्फ खाने के बारे में, तो डायरेक्ट थॉट की वजह से आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा. वरना आई, ईयर और नोज से जो है एफरेंट फाइबर्स के थ्रू इम्पल्सेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे. फिर वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस में जाएंगी. डॉर्सल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेगल से वेगल इफेरेंट फाइबर्स जो होंगे वो उसे स्टमक वॉल में ले जाएंगे वापस, और एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होगा. एसिटाइल कोलिन जो होगा वो गैस्ट्रिक सेक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट करवा देगा. ठीक है, तो ये होगा उसकी कंडीशन आपके और अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस. हम ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो कैसे प्रूव होते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे. ठीक है, रेगुलेशन दोबारा पढ़ेंगे जो हमने ऊपर टॉपिक अभी छोड़ा है, फिर उसके बाद दोबारा इस पे आएंगे. ओके, so this is all about your cephalic phase. नेक्स्ट इज योर गैस्ट्रिक फेज. गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कब होगी, जब फूड स्टमक में चला गया. अब फूड माउथ में था या आपने फूड के बारे में सोचा था, फूड आपके सामने था, उसके बाद अब, तब तो था सिफेलिक फेज, उसके बाद अब आपका फूड जो है स्टमक में आ गया, so then it is gastric phase. तो उस टाइम 60% of your gastric juice is secreted during your gastric phase, and this juice is rich in pepsinogen and hydrochloric acid. ये गैस्ट्रिक फेज आपका दोनों नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल से रेगुलेट होता है. अब गैस्ट्रिक फेज में ये दोनों सिस्टम आपके स्टिमुलेट कैसे होते हैं, तीन तरीके के स्टिमुलाई होते हैं. एक तो फूड स्टमक में आता है तो डिस्टेंशन होती है स्टमक की. दूसरा, बल्क ऑफ फूड की वजह से एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगी, आपका फूड जो है वो टच करेगा स्टमक वॉल को तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगी. तीसरा, फूड के कंटेंट्स की वजह से, फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स होंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज केमिकल स्टिमुलेशन. ठीक है, अब आता है नर्वस मैकेनिज्म. नर्वस मैकेनिज्म में दो है, लोकल मायोट्रिक रिफ्लेक्स एंड द वेगो वेगल रिफ्लेक्स. सो लोकल मायोट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है, एक्चुअली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. तो वेगो वेगल में सिर्फ डायग्राम ही पता होना चाहिए, मायोट्रिक में इतना ही करना. ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ. ओके, तो लोकल मायोट्रिक रिफ्लेक्स में वो कैसे एलिसिट होता है, बाय स्टिमुलेशन ऑफ मायोट्रिक नर्व प्लेक्सस इन स्टमक वॉल. हमने पढ़ा था स्टमक वॉल में मायोट्रिक नर्व प्लेक्सस होता है, तो मायोट्रिक नर्व प्लेक्सस की स्टिमुलेशन से लोकल मायोट्रिक रिफ्लेक्स आता है. इजी. मान लोकल उसकी वजह से जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करते हैं. एसिटाइल कोलिन दो काम करता है. एक तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करे. दूसरा, वो जी सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है, और हमने पढ़ा था जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज जो वेगो वेगल रिफ्लेक्स. वेगो वेगल रिफ्लेक्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, दैट आपका जो मेडुला ऑब्लोंग, सबसे पहले आपका स्टमक, स्टमक के अंदर जो है योर बोलस कम्स, यहाँ बोलस आता है. बोलस उसकी वजह से जो है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं स्टमक में रिसेप्टर्स. तो सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं वेगस नर्व के, वो एफेरेंट रिस्पॉन्स लेके जाते हैं टुवर्ड्स द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लोकेटेड होता है. जो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व से जो है मोटर फाइबर्स ऑफ वेगस नर्व अराइज होते हैं, यानी इफेरेंट फाइबर्स आते हैं और वो स्टमक में वापस रिस्पॉन्स लाते हैं. सो वेगो वेगल में याद रखना है एफेरेंट और इफेरेंट दोनों वेगस नर्व के हैं. एफेरेंट फाइबर सेंसरी होते हैं, इफेरेंट मोटर होते हैं. दैट इज इट. ठीक है, इतना याद रखना है. नेक्स्ट आते हैं आपका हार्मोनल मैकेनिज्म. हार्मोनल मैकेनिज्म में गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है. गैस्ट्रिन कौन सीक्रेट करता है, जी सेल्स, जो कि पायलोरिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है. गैस्ट्रिक जो है एक पॉलीपेप्टाइड है गैस्ट्रिन, जिसमें G14, G17, G34 अमीनो एसिड्स होते हैं, याद रखना. और ये कब रिलीज होता है, जब फूड स्टमक को में एंटर करता है. The nerve endings release the neurotransmitter called gastrin releasing peptide which stimulates जी सेल्स टू सीक्रेट गैस्ट्रिन. अब नर्व एंडिंग्स जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन या फिर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, इन दोनों में से कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से जी सेल स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट कर देती है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस अभी हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज योर इंटेस्टिनल फेज. इंटेस्टिनल फेज का मतलब गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन कब हो रही है, जब काइम जो है वो इंटेस्टाइन में एंटर कर गया.
तो इसमें दो स्टेजेस होते हैं, तो इनिशियल स्टेज और एक लेटर स्टेज। सो इनिशियल स्टेज इज व्हेन जो काइम होता है दैट एंटर्स इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड इट स्टिमुलेट्स द ड्यूडेनल म्यूकोसा टू सीक्रेट गैस्ट्रिन। सो गैस्ट्रिन जो होता है वो कहाँ से आता है इंटेस्टाइन के अंदर? टू द स्टमक बाय ब्लड। 10% of your gastric juice is secreted in this stage. और later stage के अंदर there is decrease of the gastric secretion और there is complete stoppage of the gastric secretion. ठीक है, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? एक तो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। सो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में क्या होता है? रिफ्लेक्स विच इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, उसको हम बोलेंगे एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी जो होती है उसको इनहिबिट कर देता है, और ये कौन करता है? माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस और वेगस नर्व। अब ये एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से ही आपके लेटर स्टेज में जो है देयर इज डिक्रीज और कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। नेक्स्ट इज जीआई हार्मोन्स सीक्रेटेड इन कोलेसिस्टोकाइनिन, जीआईपी, वीआईपी, पेप्टाइड, वाईवाई। इन सब के फंक्शन हम अलग से ही वीडियो बनाऊंगी मैं, अलग से चैप्टर है आप लोगों का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, उसमें हम सबके फंक्शंस डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। ओके, देन लास्ट स्टेज ऑफ योर्स इज इंटरडाइजेस्टिव फेज। इंटरडाइजेस्टिव फेज के अंदर, इंटरडाइजेस्टिव फेज का क्या मतलब है? नाम से नहीं पता चल रहा? इंटरडाइजेस्टिव यानी कि दो फेजेस के बीच में। So secretion of small amount of gastric juice in between meals, mainly due to hormones like gastrin. ठीक है, और ये फारल एंड आईवी पाउच से होता है, ये अभी हम देखेंगे। ओके, so your four phases are clear: cephalic phase, gastric phase, and intestinal phase. Now let's go back to your regulation. रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन को हम कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन एक्चुअली कैसे रेगुलेट हो रही है, तो ये कैसे स्टडी किया गया? कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ऑफ स्टडी वाज Pavlov pouch. Pavlov was the name of the scientist, so he developed this method. It was the Pavlov pouch. तो इसमें क्या होता है? Small part of stomach that is incompletely separated from main portion and made into small bag-like pouch. एक स्टमक का कम थोड़ा सा पार्ट जो है ना, वो स्टमक के मेन पोर्शन से इनकम्प्लीटली सेपरेट करके एक अलग बैग लाइक पाउच बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ स्टमक का थोड़ा सा पार्ट जो है वो अलग करके इनकम्प्लीटली सेपरेट करते हैं, पूरा नहीं निकाल देते, इनकम्प्लीटली सेपरेट करते हैं। ठीक है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज योर Pavlov पाउच। अब कैसे करते हैं ये? एक डॉग को एनेस्थेटाइज करते हैं, पहले एनेस्थीसिया देते हैं, उसके स्टमक को एक लार्ज और एक स्मॉल पार्ट में इनकम्प्लीट इंसिजन से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, अब ध्यान रखते हैं दैट द म्यूकस मेम्ब्रेन जो है आपकी 4 लेयर्स होती है ना स्टमक में, वॉल्स में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जो मस्कुलर कोट है आपका, जिसको इस्थमस बोलते हैं, वो रिटेन रहे, मस्कुलर कोट ना हो। ठीक है, तो मस्कुलर कोट ही जो होगा वो दोनों जो आपके पार्ट्स होंगे स्मॉल और लार्ज उसको कनेक्ट करके रखेगा। अब एक स्मॉल आउटलेट लाया जाता है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एंड इट इज यूज टू ड्रेन द पाउच। ऐसे आउटलेट बना देते हैं विच इज यूज टू ड्रेन द पाउच। ठीक है, अब क्या होता है? योर isthmus, that is your muscular coat, it contains your parasympathetic like vagus nerve. Okay, so isthmus में जो है आपकी वेगस नर्व होती है एंड isthmus हमने रिटेन कर रखा है। सो Pavlov pouch में you have both parasympathetic and sympathetic because blood vessels are also there. So parasympathetic sympathetic दोनों नर्व सप्लाई होती है आपकी Pavlov pouch में, एंड इट इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफेलिक फेज। ठीक है, कौन से फेज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सेफेलिक फेज में कैसी सिक्रीशन होती है, वी यूज दिस मेथड। ओके, Pavlov pouch। नेक्स्ट इज योर Hayden-Hinde pouch। Hayden-Hinde pouch जो होता है इट इज अ मॉडिफाइड Pavlov pouch और इट इज completely separated from the main portion। इसमें जो है इस्थेमस भी कट कर देते हैं, दैट इज जो मस्कुलर कोट भी कट कर देते हैं, सिर्फ ब्लड वेसल्स जो है उसको डैमेज नहीं करेंगे। तो नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक तो खत्म हो गई क्योंकि इस्थेमस कट हो गया, और सिंपैथेटिक जो है वो रिटेन होगी इसमें। ठीक है, एंड इट इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्व एंड हार्मोनल रेगुलेशन। सिंपैथेटिक नर्व और हार्मोन्स तो सीक्रेट होंगे, तो हार्मोनल रेगुलेशन आफ्टर वेगोटॉमी। वेगोटॉमी यानी वेगस नर्व को काट देना। ओके, रिमूवल ऑफ वेगस नर्व। नेक्स्ट है बिकेल पाउच। बिकेल पाउच में जो है ब्लड वेसल्स भी हटा देते हैं हम, तो नर्व सप्लाई दोनों ही नहीं रहती, तो ये हॉर्मोन्स का रोल खाली देखना होता है, तो बिकेल पाउच यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर Farrell and Ivy पाउच। Farrell and Ivy पाउच में जो है बिकेल पाउच को कंप्लीटली रिमूव कर दो। ओके, बिकेल पाउच जो है वो अटैच तो था, हॉर्मोन्स आ रहे थे, बिकेल पाउच को भी कंप्लीटली रिमूव कर दो और उसको जो है
एब्डोमिनल या थोरैसिक वॉल, सेम एनिमल के एब्डोमिनल या थोरैसिक वॉल के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में ट्रांसप्लांट कर दो, यानी उसे स्टमक से निकालो और थोरैसिक वॉल और एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहां पर ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप कर जाएंगी उसी के अंदर। ब्लड वेसल्स आ गई तो कौन सा सिस्टम आ गया? योर सिंपैथेटिक सिस्टम इज देयर, राइट? सिंपैथेटिक सिस्टम इज बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स, तो आप लोग का सिंपैथेटिक सिस्टम आ गया। एक तो ये रोल ऑफ हार्मोन स्टडी करने के लिए होता है ड्यूरिंग देयर गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। नेक्स्ट इज शैम फीडिंग। एक्चुअली आपका इंपॉर्टेंट एक शैम फीडिंग है और पैवलोव पाउच है, ये बीच वाले आपको पढ़ने हैं जस्ट, ओके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शैम फीडिंग एंड योर पैवलोव। कभी कभी वो फारेल एंड आईवी पूछ लेते हैं, बट वो बिकल्स पाउच तो आई डोंट थिंक वो पूछते हैं, बिकल्स एंड हाइडन है, ओके। सो शैम फीडिंग का मतलब होता है शैम मीन्स फॉल्स, ओके, शैम ऑलवेज मीन्स फॉल्स। तो शैम फीडिंग यानी फॉल्स फीडिंग। अब ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है? एक डॉग लेते हैं, उसको एनेस्थीसिया देते हैं और उसकी नेक में होल कर देते हैं। ठीक है, फिर ईसोफेगस जो होता है, होल कर दिया नेक में तो ईसोफेगस आ जाएगा, हमारे को विजिबल होगा। ईसोफेगस को ट्रांसवर्सली कट करते हैं और जो कट एंड्स होते हैं उनको उस होल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब डॉग खाना खाएगा तो खाना जो है होल के थ्रू बाहर आ जाएगा, लेकिन डॉग को तो लगा उसने खाया, उसे तो नहीं पता ना दैट वो खाना बाहर आ गया ईसोफेगस के थ्रू, उसने खाया। ठीक है, तो उसे लगा दैट ही हैज ईटन, तो डॉग को एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है ऑफ ईटिंग फूड। डॉग हैज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईटिंग फूड। ठीक है, और स्टमक में ना एक काम करते हैं, हम स्टमक में भी फिस्टुला बना देते हैं। फिस्टुला का मतलब स्टमक में भी एक होल करके जो है स्टमक से भी एक पाउच निकाल लेते हैं। ठीक है, विच ओपन्स टू एक्सटीरियर, और वो फिर उसकी स्टमक की गैस्ट्रिक सिक्रीशन कलेक्ट करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमने डॉग को खाना दिया, डॉग ने खाना खाया, बट डॉग ने जैसे ही खाना खाया वो खाना बाहर आ गया थ्रू योर ईसोफेगस में जो आपने होल बनाया था उसके थ्रू। ठीक है, ईसोफेगस के कंटेंट्स के थ्रू खाना बाहर आ गया, इट डजंट रीच योर स्टमक, बट व्हाट यू सी इज दैट देयर आर स्टिल गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। Why? Because the dog has a satisfaction of eating food. Dog को लगा उसने खाना खाया एंड वो अंदर जाना चाहिए, so उसको साइट की वजह से जो है एक सेटिस्फैक्शन नहीं ऑफ ईटिंग फूड, सो दैट इज योर शैम फीडिंग। तो एडवांटेज किस लिए हम यूज करते हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस आफ्टर वेगोटॉमी एंड प्रूव्स द रोल ऑफ वेगस ड्यूरिंग सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में यही था दैट एक्चुअली खाना स्टमक में पहुंचने से पहले ही 30% गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो जाए, सो वो 30% गैस्ट्रिक सिक्रीशन मिल जाती है। ठीक है, so, अब अगर हम इनका देखें कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट होता है, सो सबसे पहले तो सिफेलिक फेज के अंदर आपका अनकंडीशन रिफ्लेक्स जो है वो पैवलोव पाउच और शैम फीडिंग से डेमोन्स्ट्रेट होगा। कंडीशन पैवलोव पाउच और बेल डॉग एक्सपेरिमेंट। बेल डॉग एक्सपेरिमेंट अभी नहीं पढ़ना है वैसे आपको, बट बेल डॉग एक्सपेरिमेंट वही है दैट हर बार जब बेल बजाई जाती थी तो डॉग को खाना खिलाया जाता था। ऑलवेज जब बेल बजाई जाती थी डॉग को खाना खिलाया जाता था। तो ये काफी टाइम तक हुआ। सो डॉग को जो है बेल सुन के क्या याद आता था? जब बेल बजती थी उसे याद आता था कि फूड उसके लिए नॉर्मल हो गया था। बेल बजने का मतलब खाना खाना, लाइक रिसेस का पीरियड होता है जब आप लोगों का लाइक स्कूल में होता था, रिसेस होती थी, राइट, लंच पीरियड। सो उस टाइम पे बेल बजती थी, सो यू ऑलवेज न्यू दैट नाउ दिस बेल इज फॉर योर लंच, इट इज फॉर रिसेस टाइम। ओके, तो उसी तरह से डॉग के लिए वो बेल जो है वो उसके लिए एक इंडिकेटर हो गई थी दैट नाउ आई हैव टू ईट फूड। तो एक पॉइंट के बाद जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेल बजाई बट डॉग को खाना नहीं दिया। ओके, बेल तो बजाई बट डॉग को खाना नहीं दिया, तो स्टिल देखा गया दैट देयर आर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड देयर इज सैलिवेशन। ठीक है, जबकि खाना नहीं दिया है, खाना रखा भी नहीं है। सो दैट इज योर बेल डॉग एक्सपेरिमेंट कि उसका माइंड ट्रेन हो गया इस तरह से दैट बेल रेफर्स टू फूड। ओके, देन योर गैस्ट्रिक फेज में जो हम एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं वो नर्वस सिस्टम के लिए पैवलोव पाउच यूज करते हैं, एंड हार्मोनल के लिए जो है हम हाइडेनहेम, बिकेल, फेरल एंड आईवी पाउच रखते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर किसके लिए कौन सा मेथड ऑफ स्टडी वी यूज। ओके, दे दैट इज व्हाट दे कैन आस्क। और इंटेस्टाइनल के लिए हम बिकेल और फेरल एंड आईवी यूज करते हैं, और इंटरडाइजेस्टिव के लिए हम फेरल एंड आईवी यूज करते हैं सब। ठीक है, ये याद रखना है किसके लिए क्या यूज करते हैं। अब ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं वो एक्चुअली कि गैस्ट्रिक जूस किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो आप आगे सर्जरी वगैरह में पढ़ोगे दैट थ्रू राइल्स ट्यूब यू कलेक्ट द गैस्ट्रिक जूस।
ठीक है, राइल्स ट्यूब फोरेंसिक में भी पढ़ोगे दैट राइल्स ट्यूब के थ्रू जो है यू कलेक्ट द गैस्ट्रिक जूस टू चेक द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट गैस्ट्रिक जूस। ओके, सो राइल्स ट्यूब। सो अब ये एक फ्लो चार्ट है। ओके, तो इसमें वही है कि आपके सिफेलिक फेज सारी नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल दोनों से। नर्वस हार्मोनल इंटेस्टाइनल दोनों से होता है, इट्स मोस्टली हार्मोनल बट स्टिल दोनों से होता है। ठीक है, तो कंडीशन अनकंडीशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन वेगस नर्व सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे बोलस की वजह से वेगस नर्व लोकल नर्व गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। चाइम एंड इंटेस्टाइन से गैस्ट्रिन और बाकी हार्मोन्स, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन और बाकी हार्मोन्स इनहिबिट। ओके, now your last topic is applied physiology yani your diseases. So first is gastritis. Refers to inflammation of gastric mucosa. It can be acute or chronic. Inflammation of gastric mucosa can be acute or chronic. Acute का मतलब इन्फ्लामेशन है सुपरफिशियल लेयर्स की से ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होगा। जबकि क्रॉनिक में जो है डीपर लेयर्स का इन्फ्लामेशन है और इन्फिल्ट्रेशन लिम्फोसाइट्स के साथ ज्यादा है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एट्रोफी होती है। नाउ inflammation is a whole complete chapter, a big, very big and very, very important chapter in pathology in your second year. तो उसमें आप पढ़ोगे that in acute inflammation always there is neutrophils and in chronic inflammation always there are lymphocytes. Okay, so this is very common. अभी आप second year में आओगे, so you will just आपके लिए easy हो जाएगा सारी चीजें connect करना। First year में you feel that बहुत सारा syllabus है, but धीरे धीरे you start connecting it। ठीक है, एक्यूट में सुपरफिशियल लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होगा। क्रॉनिक में डीपर लेयर्स इन्वॉल्व होंगी एंड लिम्फोसाइट ज्यादा और लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होगा और धीरे धीरे गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगी। अब कॉज क्या होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का? एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, NSAIDs एस्पिरिन जैसी ड्रग्स का एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स की वजह से ट्रॉमा हो जाए, आपने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली थी फॉर एन एग्जामिनेशन और उसकी वजह से चोट लग जाए, या रेडिएशन का रिपीटेड एक्सपोजर। क्रॉनिक का क्या होगा? क्रॉनिक के अंदर बस आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे क्रॉनिक बोला है तो इसका जो आपका अल्कोहल है इसका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन जो है इट विल कॉज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। लॉन्ग टर्म ही आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ NSAIDs विल कॉज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए करोगे सो इट विल कॉज योर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। नाउ फीचर्स क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक है बट मोस्टली एपीगैस्ट्रिक पेन इज अ फीचर, nausea, vomiting, anorexia, indigestion and belching. Okay, belching means डकार आना। Okay, हिंदी में। Next is your peptic ulcer. So peptic ulcer is erosion of the surface of, actually ulcer is erosion of the surface of any organ due to shedding or slowing of inflamed necrotic material that lines the organ. यानी कि आपका जो मेम्ब्रेन है उस पे जो नेक्रोटिक मटेरियल यानी जो डेड एरिया है उसकी शेडिंग या स्लोइंग हो जाना किसी ऑर्गन में, तो पेप्टिक अल्सर में स्टमक या डुओडेनम की होती है ये। ठीक है, शेडिंग या स्लोइंग। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? एक तो पेप्टिक एक्टिविटी बढ़ जाना यानी पेप्सिन ज्यादा रिलीज होना, HCl ज्यादा रिलीज होना, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, अल्कलिनिटी रिड्यूस हो जाना यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका एसिडिक कंटेंट बढ़ जाए, म्यूसिन कंटेंट डिक्रीज हो जाना, फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस, एक्सेस स्पाइसेस या स्मोकिंग, NSAIDs का लॉन्ग टर्म यूज और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ड्यू टू H pylori। फीचर्स क्या होते हैं इसके? गैस्ट्रिक अल्सर में जो है पेन होता है वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, और ड्यूोडेनल में पेन 1 से 2 घंटे बाद होता है फूड इनटेक के। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली खाना खाते ही सबसे पहले स्टमक में जाता है, तो खाना खाते खाते पेन होगा, तो यानी स्टमक में अल्सर है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद स्टमक से फूड डुओडेनम में जाने लगता है, तो अगर 1-2 घंटे बाद पेन हो रहा है सो इट इज अ डुओडेनल अल्सर। सिम्टम्स क्या होते हैं पेन के साथ साथ? नोजिया, वॉमिटिंग, हेमाटोमेसिस, हेमाटोमेसिस यानी वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, हार्टबर्न, हार्टबर्न का मतलब बोलते नहीं है कि ऐसे जलन सी हो रही है छाती में, चेस्ट में, यू फील लाइक बर्निंग सेंसेशन, so burning pain in chest due to regurgitation of acid from stomach into esophagus, anorexia which is loss of appetite and loss of weight। ठीक है, नेक्स्ट इज योर Zollinger-Ellison syndrome। Zollinger-Ellison syndrome का मतलब एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होना। ये मोस्टली पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स के केस में होता है।
ठीक है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड ओकेजनल हेमाटोमेसिस। So this is all that we have to do in this chapter. ठीक है। So इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखा? इस वीडियो में पहले हमने देखा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सारे तरीके के मेथड ऑफ स्टडी पढ़े, फिर फेजेस देखे चारों। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है वी स्टडी द अप्लाइड फिजिक्स, जिसमें हमने गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर एंड ज़ोलिंजर-एलिज़न सिंड्रोम देखा। So we have completed the gastric secretion part. Okay. So we will continue with this unit in the next video. Thank you so much for watching, and please do like, subscribe and share, and tell your friends about this channel also. Okay. Bye.